हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप तो आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हमारा हिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा था, राजा और उनके जो राज्यों के बारे में, उसे हम आगे देखते हैं। कल हमने जो पढ़ा वो उनके राज्यों के बारे में तथा जो वंश थे उनके बारे में पढ़ा था, उनके करों के बारे में पढ़ा था, और जो हमें एक बता रखा था नागभट्ट का, उस प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ा। और कैसे राजा के जो सामंत थे वो धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित करते गए और अपने आप को अलग अलग जो उपाधियां थी उनसे नवाजते रहे और अलग अलग वंश के रूप में उन्होंने शासन किया। कैसे अलग जातियों के जो लोग थे, जैसे ब्राह्मण है, अलग जो वंश से संबंध रखते थे, उन्होंने कैसे क्षेत्रीय रूप धारण किया और उन्होंने लंबे समय तक भारत में शासन किया, भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया। चलो हम देखते हैं आज चोल राज्य उरियरूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया। हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि चोल वंश सत्ता में कैसे आया। तो हम देखते हैं, कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कौन से परिवार की सत्ता थी? जो नाम से एक प्रसिद्ध परिवार था, उसके परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। ये किसके मातहत थे? जो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। किसने जमाया? जो चोल वंशीय प्राचीन मुखिया था, विजयालय ने। किसने बनाया? जो विजयालय नामक राजा था, उसने मुटियारियों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा किया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुभ सदिनी सुदिनी देवी का मंदिर बनाया। किसने बनवाया था? विजयालय ने तंजावुर शहर बसाया और निशुभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। अब आगे में एक नक्शा दिख रहा है जिसमें नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, यादव जो वंश था उनके बारे में गोदावरी नदी है, चालुक्य जो दक्षिण के क्षेत्र थे उनके बारे में बताया गया है। यहाँ ये ओरियूर, तंजावुर, ये अपना मदुराई, पांडियन, गंगईकोंड चोलम, कोच्चि है, चोल है, नोलमबादी है, वनवासी है, गंगावादी है। अब ये है जो अपना चोल, कौन सा है? चोल राज्य ये है और उसके पड़ोसी कौन कौन से हैं? कोच्चि, गंगावादी, वनवासी, नवादी, वेंगी, उरियूर, तंजावुर, मदुराई, पायनर। जो विजयालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी राज्यों को इलाकों को जीता। विजयालय के जो उत्तराधिकारी वे, उन्होंने किसको जीता? इनके पड़ोसी राज्यों को जीता और उनका राज्य अपने क्षेत्र तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांडियन, किसके? दक्षिण और उत्तर के पांडियन पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिया गए। किसका हिस्सा बना लिया गए? जो दक्षिण और उत्तर के पांडियन और पल्लव इलाकों को भी विजयालय के जो उत्तराधिकारियों ने हिस्सा बना लिया था। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, कौन माना जाता है? राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली शासक था, किसका? राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली शासक था चोल वंश का। 985 ईस्वी में राजा बना और उसी ने इसमें ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। जो चोल राजा था, राजराज ने 985 में राजा बना और अपने जो ज्यादातर क्षेत्र को नियंत्रण में ले लिया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा नदी उसने उसने गंगा नदी श्रीलंका जो उपमहाद्वीप में दक्षिण दक्षिण में दक्षिण पूर्व एशिया
के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। किसने? राजराज प्रथम ने जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला किसके काल की? राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाई गई जो भव्य मूर्तिकला, मंदिर और कांस्य मूर्तिकला के बारे में बताया गया आगे। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलमपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से चमत्कार है। किसके रूप में? मूर्तिकला और मंदिर स्थापत्य कला में तंजावुर और गंगईकोंडचोलमपुरम बड़े मंदिर स्थापत्य कला में एक चमत्कार के रूप में दिखाई देता है। ये मंदिर जो हमें दिखाई दे रहा है ये गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर है। छत जिस तरह से क्रमशः होती गई उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है, ये छोटी छोटी पत्थर की जो प्रतिमाएं हमें दिखाई दे रही है अलंकृत की गई है। और इसका देखो शेप कैसे बना हुआ है, ये त्रिभुजाकार रूप में बनकर तैयार हुआ। छत जैसे जैसे नीचे आती गई इनके परिवर्तन आता गया। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। किसके उत्पादन के केंद्र थे? शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वहन करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। मंदिर के आसपास कौन रहते हैं? मंदिर के आसपास कौन रहते थे? बताओ बच्चों, मंदिर के आसपास कौन रहता है? पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि रहते हैं। बताओ बच्चों, कौन कौन रहते हैं? पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार और नर्तक इत्यादि सभी रहते हैं। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे। जो मंदिर थे वो सिर्फ पूजा अर्चना के आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। क्योंकि इससे इन सब लोगों का क्या चलता था? व्यवसाय चलता था। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी इनमें देखने को मिलता था। मंदिर के पास जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। जो मंदिर के पास ही बना था, कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। जो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं कहाँ गिनी जाती थी? कहाँ की गिनी जाती थी? चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट मानी जाती थी। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। ज्यादातर किसकी होती थी? देवी देवताओं की। जो चोलों द्वारा प्रतिमाएं बनवाई जाती थी वो ज्यादातर देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ भक्तों की भी बनाई गई थी। यह हमें एक नर्तिका की मूर्ति दिख रही है। प्रतिमा जिसकी सावधानी से अलंकृत किया गया है, इस पर एक गौर कीजिए। अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं कृषि और सिंचाई। जो चोल राजवंश था उसमें कृषि और सिंचाई किस प्रकार विकसित हुई, उसकी क्या उपलब्धियां रही, चलो देखते हैं। चोल की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है जिसमें शाखाओं पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। जो नदियां आती थी उससे उपजाऊ मिट्टी एकत्रित होती है। शाखाओं का जो अलग अलग शाखाएं थी कावेरी नदी की, अलग अलग शाखाएं बट गई, इस कारण वहाँ उपजाऊ मिट्टी भी ज्यादा एकत्रित होने लगी। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए उपजाऊ खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में भी कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। जो तमिलनाडु के दूसरे हिस्से थे वहां पर कृषि क्या हो चुकी थी? पहले ही विकसित हो गई चुकी थी। पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में 5वीं या 6वीं सदी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाने जाता था और कुछ दूसरे इलाकों के जमीन को समतल किया जाता था। जमीन को साफ करके वहाँ खेती किया जाना तथा समतल करके भी खेती करना। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। जो डेल्टा को बाढ़ को रोकने के लिए क्या बनाए जाते थे? तटबंध बनाए जाते थे। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। क्या उगाई जाती थी? एक साथ एक क्षेत्र में 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से क्या करवाई जाती थी? कई जगहों पर क्या फसल सिंचाई कृत्रिम रूप से करना
जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। तो सिंचाई के लिए कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई जाती थी? कई पद्धतियां। कुछ इलाकों में कुएं खोदे जाते थे। सिंचाई का स्रोत क्या होता था? कुएं। कुछ जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए जाते थे। कुछ को क्या करते थे? पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए जाते थे। चलो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये हमें एक पानी का जो बना हुआ तालाब सी नजर आ रहा है। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम, संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना और ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, पानी को कैसे बांट जाए, कैसे इसका यूज किया जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई है। अब कृषि के बाद अपन आते हैं साम्राज्य का प्रशासन। तो चोल राजवंश था, उनके साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उड़ कहलाती थी। चोल राजवंश में जो किसानों की बस्तियां थी वो क्या कहलाती थी? उड़ कहलाती थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। तो गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेदवेलन, तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरियार प्रधान, जो अरियार था उसको प्रधान कहा जाता था। मुवेदवेलन तीन राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान को कहते थे। जैसी उपाधियां, इस काल में उपाधियां का प्रचलन ज्यादा था। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ की भूमि थी उसको किस नाम से जाना जाता था। भूमि के भी अलग अलग प्रकार थे। दो अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियां थी। कोटियां इन प्रकार, विभिन्न कोटियां प्रकार थे। वेलन वगई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्राह्मदेह, ब्राह्मणों को उपहार में जो भूमि दी जाती थी इसको ब्राह्मणदेह कहा जाता था। तालाबोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी। देवदान, तिरुन मटकननी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि देवदान व तिरुन मटकनी कहलाती थी। पल्ली चंदनम, जिस जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि थी। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मण देय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। हमने शुरू से ही पढ़ा है कि ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान या ब्राह्मण देय प्राप्त हुआ करता था, जिस कारण से जो कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में भी ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मण देह की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्ण काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासकीय कार्य संपादित करते थे। चलो आगे देखते हैं हम। आगे तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई में के कामकाज, सिंचाई के क्या कहते हैं कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्य के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। जो सदस्य इनके योग्य होते थे उनका नाम किस पर लिख दिया जाता था? ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिख दिया जाता था और मिट्टी बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिक निकालने के लिए कहा जाता था। अब अपन आगे देखते हैं अभिलेख और लिखित सामग्री। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो। उसके पास अपना घर होना चाहिए।
उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ये उसके लिए क्या थी? पाबंदी थी। अगर 3 सालों में किसी समिति का सदस्य है तो आगे सदस्य नहीं हो सकता। जिसने अपने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इस राज्य में कैसा था। 12वीं शताब्दी के तमिल कृति पेरिया पुराणम से एक उदाहरण है। एक उदाहरण में उद्धरण बताया गया है जिसमें तमिल कृति में लिखा हुआ उद्धरण है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह है जिसमें ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था जिसमें ओछे किस्म के पैसे लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। कौन रहते थे? खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियों अंडों में घूमते थे, सॉरी झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे। इनके यहाँ के बच्चे क्या थे? गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लू को उठाए चलते चल रहे थे। मारुदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की चादर पर सुला दिया। चादर किसकी थी? चमड़े की चादर। चमड़े की चादर पर सुला दिया था। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नंगाड़े लटके हुए थे। जो आम का पेड़ था उसकी शाखाओं पर क्या लटके हुए थे? नंगाड़े लटके हुए थे। नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन पर बने छोटे छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लू को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। एक कुतिया जो पिल्लू को दूध पिलाकर वहां लेटी हुई थी। काल कलंगी वाले मुर्गों ने पो फटने से पहले तगड़े पुलियार पुलावा का बहुवचन को दिया काम में जाने की हाँक लगाते हुए मांग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गान की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। क्या इससे पूर्व में कुछ ब्राह्मण थे? हमें ये जानकारी प्राप्त करनी है कि क्या इस पूर्व में ब्राह्मण थे जिनकी तरह गतिविधियां चल रही थी, उनका वर्णन करें और अपने ख्यालों से अभिलेखों में उनका सबका उल्लेख करें। आज का अपना लेसन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू।